अब दूसरे विभागों के बड़े आईएएस अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है और कुछ मंत्री भी बहुत डरे हुए हैं। रातों की नींद। ऋषि से जिनका संबंध है वो पटना छोड़ चुके हैं, वो विंध्याचल और बाबा होता है ना महादेव का दर्शन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं बनारस में, तो कोई विंध्याचल में, तो कोई महाकाल के यहाँ जा रहा है। तो एकदम अपनी जान बचाने के लिए, हे भगवान जो पाप किया माफ करिए, हम दक्षिणा में जितना खर्चा करना होगा पूजा पाठ में कर देंगे। लेकिन ट्रिप तो छोड़ दो ना, प्रॉपर्टी ही मिल जाती थी। मतलब 1,000 करोड़ का ठेका दिया तो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई उसको विदेश में। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की राजधानी पटना से हाल ही में सामने आए एक मामले ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी किसी फिल्म की पटकथा जैसी लगती है, लेकिन हकीकत इससे भी कई ज्यादा अधिक डरावना है। आपको बता दें, ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि बिहार के सरकारी विभाग में सरकार नहीं बल्कि एक निजी इकोसिस्टम चल रहा था, जिसका मास्टरमाइंड 38 वर्षीय एनआईटी ग्रेजुएट ऋषु श्री था। ऋषु ने भ्रष्टाचार का ऐसा डिजिटल जाल बुना था जहां घूस चोर डिप्लोमेंटल एक्सप्रेस का नाम दिया जाता है। आप इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सब पहला सवाल है कि ऋषु श्री का रिश्वत मॉडल वास्तव में कैसे काम करता था? देखिए, ऋषु श्री ने भ्रष्टाचार को एक कारपोरेट का स्वरूप दे दिया था। वह केवल ठेकेदार नहीं था बल्कि एक लाइजनिंग एजेंट के भूमिका में था। और ईडी को उसकी डिजिटल डिवाइस से जो एक्सेल सीट मिली है, वह इस पूरे अपराध का ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। फिक्सिंग का खेल ऋषु बड़ी कंपनियों और सरकारी विभाग के बीच बिचौलिए का काम करता था। यदि किसी कंपनी को बिहार में टेंडर चाहिए, तो ऋषु उनसे टेंडर का वैल्यू का 5% से 7% कमीशन पहले ही ले लेता था। रिश्वत की कमाई का पैसा जो था, लगभग 2% से 3.5% अपने वो अधिकारियों के बीच बांटता था और बाकी कमीशन के तौर पर खुद रख लेता था। तो टेंडर की शर्तों में भी वो बदलाव करता था कंपनियों के हिसाब से। मतलब टेंडर मैनेज करता था। एक्सेल सीट में इस पैसे को डिपार्टमेंटल एक्सपेंस के रूप में दर्ज किया गया था, जो ऋषु की बेखौफ कार्यशैली को दर्शाता है। तो सर, सरकारी सिस्टम में ऋषु की पैठ इतनी गहरी कैसे हो गई? देखिए, कुछ आईएएस अधिकारियों से उसका संबंध हुआ, कुछ मंत्रियों से हुआ और उन्होंने ही उसको आगे बढ़ाया। ऋषु श्री की ताकत उसकी सिस्टम हैकिंग क्षमता थी। एक एनआईटी ग्रेजुएट होने के नाते वह बारीकियों को समझता था। वह टेंडर निकालने से पहले ही उसकी शर्तों को इस तरह बदल देता था कि केवल उसकी पसंदीदा कंपनियां ही उसमें फिट बैठेंगी। जी। अधिकारियों पर उसका कंट्रोल था। ऋषु केवल फाइलें नहीं चलाता था बल्कि अधिकारियों की पोस्टिंग भी करवाता था। ऋषु श्री। बिल्कुल। और उसके लिए जरूरी रिश्वत भी देता था। रिपोर्ट के अनुसार उसने 25 लाख रुपए देकर मुमुक्षु चौधरी को सीतामढ़ी का नगर आयुक्त बनवाया, फिर उनसे लाभ लिया। वह अधिकारियों को विदेश यात्राएं भी कराता था, महंगे उपहार देता था और परिवार के सुख सुविधाएं मुहैया कराकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था। और तो सर, ईडी की जांच में किन बड़े आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आए? देखिए, ईडी की रिपोर्ट ने बिहार के नौकरशाही तंत्र के शीर्ष स्तर पर हड़कंप मचा दिया है। ऋषु श्री के तार कई प्रभावशाली आईएएस अधिकारियों से जुड़े हैं। और योगेश सागर का नाम आपने सुना ही है। ऋषु ने इनके और इनके परिवार की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर 21-22 लाख रुपया खर्च किए। धर्मेंद्र कुमार इनकी यूरोप यात्रा का पूरा खर्च उठाया। अभिलाषा कुमारी इनके परिवार के लिए भी ऋषु ने लगभग 29 लाख रुपए खर्च किए। और जो रिपोर्ट अखबारों में छपी है और हवाला दिया गया है ईडी की रिपोर्ट का, उसमें लिखा है कि आनंद किशोर संतोष मल का भी उसमें जिक्र है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अखबारों में लिखा गया है कि ईडी की रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों अधिकारियों का भी नाम है। तो ये तो बहुत बड़े अधिकारी हैं दोनों, तो और सर ऋषु बहुत रसूख वाले अधिकारी हैं, बहुत बड़े पद पर हैं। अगर इनका नाम सामने आता है, इनकी संलिप्तता सामने आती है, तो बड़ा बवाल होना है। और सम्राट चौधरी किसी को छोड़ने वाले नहीं है, संकेत दे दिया है। देखिए, सम्राट चौधरी जब डिप्टी सीएम थे, गृह मंत्रालय उनको मिला था, आप याद करिए कि उसी समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान तेज हो गया था। पोस्टिंग वगैरह भी खुद ले लिए थे। हाँ, और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान तेज कर दिया था। रोज किसी न किसी को निगरानी विभाग उठाता था।
और बड़े बड़े इंजीनियर पकड़े गए, बड़े बड़े ठेकेदार पकड़े गए, और अब आईएएस पकड़े जा रहे हैं। अब देखिए, 2 आईएएस का नाम आया, अभी तो आरोप साबित हुआ नहीं है, केवल आरोप ही न लगे हैं, और जांच चल रही है। फिर भी सम्राट चौधरी ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 2 आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड कर देना। बिल मिलते हैं कि जो बिल उनका मिला है रिशुश्री के सिस्टम से। हाँ, तो लेकिन इतना जल्दी कोई सीएम, कोई सरकार कहाँ आईएएस के खिलाफ एक्शन लेती है। लेकिन सम्राट चौधरी ने तो ये साबित कर दिया कि भाई वो दूसरे तरह के हैं, और उन्होंने तुरंत दोनों आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, उनको सस्पेंड कर दिया। और बाकी 2-3 आईएएस के नाम जो आ रहे हैं, उनको भी वो छोड़ने वाले थोड़े हैं। थोड़ा भी सबूत मिला तो एक्शन ले लेंगे। और माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी एकदम साफ सफाई के मूड में है। मतलब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार से लड़ना, क्योंकि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नीतीश कुमार ने बहुत काम कर दिया है, बिजली और रोड के क्षेत्र में। अब इनके सामने चुनौती है भ्रष्टाचार, जो बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। तो उसके खिलाफ उन्होंने अभियान भी बड़ा छेड़ दिया है। सर रिशुश्री ने स्वीकार किया है क्या? अब रिशु श्री ने पूछताछ में स्वीकार किया है। अखबार तो यही दावा कर रहे हैं कि आनंद किशोर के माध्यम से तबादलों और पोस्टिंग को प्रभावित करता था। अब कितना सच है कहना बड़ा मुश्किल है। दैनिक भास्कर में भी एक खबर छपी है, ईडी के रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, और उसी के जरिए ये कहा गया है कि भाई अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में इनकी मदद लेता था। इन अधिकारियों के साथ रिशु की चैट और लेन देन के पुख्ता साक्ष्य एजेंसी के हाथ लगे हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि सम्राट किसी को छोड़ने वाले हैं। सर काली कमाई को सफेद करने के लिए रिशु के पास रास्ता उन्होंने क्या अपनाया था? देखिए, रिशु श्री ने अपनी काली कमाई को ठिकाने लगाने के लिए पूरी तरह से सुनियोजित तरीका अपनाया। सेल कंपनियों का जाल बिछाया। उसने साई, आशीर्वाद कंस्ट्रक्शन, रिलायबल इंफ्रा और नेस्ट बिल्ड इंफ्रा जैसी कई सेल कंपनियां बनाई, और इनके डायरेक्टर उसके भाई चिन्मय, प्रिया और शुभम श्री थे। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सब कुछ किया। कमीशन का पैसा सीधे लेने के बजाय वह इसे अपनी कंपनी रिलायबल इंफ्रा सर्विसेज के खाते में मंगाता था। इसके बाद इस पैसे को पटना के मीठापुर बाईपास जैसे इलाकों में बेशकीमती ज़मीनें खरीदने में निवेश किया, जिससे उसकी अवैध कमाई को कानूनी रूप दिया जा सके। तो बहुत तरीके से वो रैकेट चला रहा था। एक आईआईटी ग्रेजुएट भ्रष्टाचार का किंग पिन कैसे बन गया सर? देखिए, एनआईटी का छात्र है, एनआईटी ग्रेजुएट है, भ्रष्टाचार का किंग कैसे बना? अब किसी को भी आईएएस अधिकारियों का आशीर्वाद मिल जाए तो बन जाएगा। उसने अधिकारियों की कमजोरी पकड़ ली कि इनको क्या चाहिए, इनको लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए। इनको लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहिए, इनको महंगे गिफ्ट चाहिए, इनको विदेश की यात्रा चाहिए। तो पकड़ लिया, उनको जाल में फंसा लिया और फिर काम करवाने लगा। रिशु श्री की कहानी प्रतिभा के गलत दिशा में जाने का जीता जागता उदाहरण है। 2013-14 में एक छोटी सी एजेंसी से करियर शुरू किया, और उसने देखते ही देखते एक दशक में बिहार के प्रमुख विभागों जैसे बुडको, बीसीडी, वित्त विभाग में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसने भ्रष्टाचार को एक समानांतर सरकार की तरह चलाया। उसकी सफलता का रहस्य उसकी नेटवर्किंग और अधिकारियों की कमजोरी को भुनाने की कला थी। उसने सरकारी तंत्र की खामियों को समझा और खुद को सिस्टम के ऊपर स्थापित कर लिया, जिससे वह एक साधारण ठेकेदार से भ्रष्टाचार का किंग पिन बन गया। और दूसरी बात है, ये खबर तो हर विभाग से आ रही है किसी न किसी तरह की गड़बड़ी की। अब खबर आ रही है कि पीएचडी में बड़ा खेल हुआ है। देखिए, सम्राट चौधरी ने सीएम बनते ही ऐलान कर दिया था कि कोई भी 25 से 50 करोड़ का जो टेंडर होगा वो बिहार के ठेकेदारों को दिया जाएगा, ताकि बिहार का पैसा बिहार में रहे, बिहार के लोगों को रोजगार मिले। लेकिन अब आरोप लग रहा है, सीएम को पत्र किसने लिखा है दिल्ली से, और उसमें आरोप लगाया है कि भाई सीएम के आदेश का उल्टा हो रहा है। मतलब छोटे छोटे काम को ज्वाइंट कंबाइन करके, हाँ, 10 करोड़ 5 करोड़ के काम को जोड़ करके 200-300 करोड़ का काम बना दिया। मतलब ग्लोबल टेंडर बना दिया। अब 300 करोड़ की का टेंडर कौन लेगा? बिहार का लेंगे नहीं। तो इससे क्या है कि अब 100-200 लोगों में टेंडर बढ़ता, तो काम में भी सुविधा रहती। हाँ, अब एक ही कंपनी को दे देंगे, सारा विभाग दे देगा टेंडर, तो कंपनी कैसे मेंटेनेंस का काम करेगी? मेंटेनेंस का काम तो बहुत कठिन होता है, क्योंकि नल जल योजना गांव के लिए, गांव गली चौक चौराहे उससे परिचित लोग ही उसको ठीक कर पाएंगे, समय पर सर्विस दे पाएंगे। तो ग्लोबल कंपनी आएंगी या बड़ी कंपनी आएंगी और पूरा काम वही बिहार का ले लेंगी, तो कैसे मैनेज करेंगे काम को? ये सवाल उठ रहा है। तो आरोप लग रहा है कि भाई ये भ्रष्टाचार का ही एक मॉडल है। मतलब एक ही 2-3 चुनिंदा घड़ियाल को, बड़े ठेकेदार को काम दे दो,
कमाई कर लो, आरोप भी नहीं लगेगा। 100 लोगों में टेंडर बांटेंगे, पैसा वसूलेंगे तो हल्ला होगा, कोई विरोध कर देगा, कोई ही कहेगा इतना नहीं देंगे उतना नहीं देंगे। और 2-3 कंपनियों को अगर टेंडर दे दिया जाता है तो कोई विवाद ही नहीं होगा, कंपनियां भी आराम से हाई रेट पर टेंडर ले पाएंगी। क्योंकि टेंडर में जब ज़्यादा लोग भाग लेते हैं, ज़्यादा कंपनियों की पार्टिसिपेशन होता है तो रेट गिरता है। पिछली बार भी 3500 करोड़ का टेंडर हुआ है, उसमें भी इसी तरह का आरोप लग रहा है कि उसमें अगर छोटे छोटे ठेकेदारों को इन्वॉल्व किया गया होता तो 500 करोड़ रुपए बचते, लेकिन 500 करोड़ रुपया कंपनियों ने टेंडर लेते ही कमा लिया। अब सोचिए बाकी कमाई तो क्या होगी पता नहीं। रिशु श्री जैसे कई कंट्रैक्टर अब पीएचडी में भी सामने उनके नाम सामने आने लगे हैं कि जो पहले मामूली किसी कंपनी के कर्मचारी थे और देखते ही देखते 1000 करोड़ के हो गए। तो आखिर इतना बड़ा ग्रोथ कैसे हो रहा है किसी ठेकेदार का, किसी कंपनी का। हाँ, रॉडिक कंपनी एक है, कंसल्टिंग एजेंसी है जो पुल पुलिया हॉस्पिटल का कंसल्टिंग का काम करती है। वो भी बहुत छोटी कंपनी थी, बिहार में आई कंपनी और देखते ही देखते वो 600-700 करोड़ की कंपनी बन गई। तभी तो सर पुल धस रहा है। आरोप ये भी लग, हाँ, तो वही कंपनी कंसल्टिंग का काम कर रही है, वही नक्शा बना रही है। पुल धस जाता तो कहता कि मेरा काम थोड़े है, ठेकेदार मेरी जवाबदेही थोड़े है, ठेकेदार है और कंपनी जाने। तो अब दूसरा लोग जाने। अरे पैसा तुम ले रहे हो उसी चीज का, कंसल्टिंग का फीस ले रहे हो, वो भी फीस देश स्तर पर जितना फिक्स है 2%, 1%, उससे कई गुना ज्यादा 5 से 6% कंपनी कंसल्टिंग चार्ज कर रही है। और जब पुल टूटता है, ध्वस्त होता है, कहते हैं कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है। तो भाई तुमको पैसा क्यों दिया जा रहा है। तो इस तरह के जो भ्रष्टाचार के मामले हैं हर विभाग में सामने आ रहे हैं। और सम्राट चौधरी के जो करीबी लोग हैं वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी तो एकदम कसम खा चुके हैं कि ये बड़े बड़े घड़ियालों को नाथना है। और उन्होंने 2 आईएएस अधिकारियों को निलंबित करके संकेत दे दिया है कि बहुत जल्द अब दूसरे विभागों के बड़े आईएएस अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है। और कुछ मंत्री भी बहुत डरे हुए हैं। रातों की नींद रिशु श्री से जिनका संबंध है वो पटना छोड़ चुके हैं, वो विंध्याचल और बाबा होता है महादेव का दर्शन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं बनारस में, तो कोई विंध्याचल में, तो कोई महाकाल के यहाँ जा रहा है। तो एकदम अपनी जान बचाने के लिए हे भगवान जो पाप किया माफ करिए, हम दक्षिणा में जितना खर्चा करना होगा पूजा पाठ में कर देंगे, लेकिन रिशु श्री से मेरी जान बचाइए। तो रिशु श्री एकदम भूत की तरह हो गया है। जिसका नाम लेंगे वो फंस गया। अधिकारी और मंत्री बिल्कुल सो नहीं पा रहे हैं। अब बड़े बड़े अधिकारियों के नाम आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी अगले ही कुछ दिनों में कई बड़े आईएएस अधिकारियों के खिलाफ गाज गिराने वाले हैं। क्योंकि रिशु श्री से 12 आईएएस अधिकारियों के नाम जुड़े हैं और कहा जा रहा है कि उनके लिए उसने प्रॉपर्टी खरीदी है विदेशों में। वो विदेश ही रहता था ज्यादा, तो विदेश किसी आईएएस ने काम किया तो आईएएस को भी फायदा था कि पैसा का लेन देन नहीं करना है, कोई आंच नहीं आएगी। और उसको बदले में प्रॉपर्टी मिल जाती थी, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी मिल जाती थी, दुबई में ट्रिप हो जाता था। ट्रिप तो छोड़ दो ना, प्रॉपर्टी ही मिल जाती थी। मतलब 1000 करोड़ का ठेका दिया तो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई उसको विदेश में। तो सुरक्षित, कोई जान भी नहीं पाया, किसी को भनक भी नहीं लगी कि साहब ने कुछ लिया। साहब तो एकदम हाथ झाड़ रहा है, कहाँ है कुछ, एकदम साफ है। साहब की कोठी मिल गई बनी बनाई ऑस्ट्रेलिया में। साहब पिकनिक मनाने भी जा रहे हैं वहीं परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। अब कैसे कैसे आईएएस सामने आए हैं भाई, जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, जिनका पूरा परिवार का खर्चा 2000 की कमाई से चलता था, बहुत मेहनत किया, संघर्ष किया, आईएएस बना। और आईएएस बनते ही ऑस्ट्रेलिया अपने रिश्तेदारों को घुमाने लगा रिशु श्री के पैसे से, तो फंसना ही था। तो और भी कई आईएएस फंसने वाले हैं, सम्राट चौधरी छोड़ने वाले नहीं है किसी को। तो चलिए हम भी नजर बनाए रखेंगे आखिर अब किसका किसका नाम आता है। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं।